क्यों भाई? क्वेश्चन पेपर सभी को दिख रहा है ना? ये एमपी सेट 2024 का एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर है। और इसी को सॉल्व करें। दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट से करते हैं, ठीक है? अंत से करते हैं तो ज्यादा सही रहे। थोड़ा जो सरल सरल है पहले करते हैं, फिर बाद में कठिन। 100 से शुरू करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? 100 वाला, ये वाला। क्यों भाई? 100 नंबर क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? हाँ। 100 नंबर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं जिस दिन आप लोगों को पढ़ा रहा था, क्या नाम है, इंटरनेशनल जिस दिन शुरू किया, उसी दिन मैं आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स बनवाया था। शॉर्ट नोट्स पूरा एकदम शॉर्ट में पूरी इंटरनेशनल कवर कर। उससे इंटरनेशनल में बहुत सारे क्वेश्चन एमपी सेट में है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखो, पहला है रिविजन्स की। ये सबकी बुक का नाम दिया हुआ है, पुस्तकों का नाम दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग करना। तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नामक बुक किसने लिखी थी? ओहलिन ने। किसने लिखी थी? ओहलिन ने। तो थर्ड का बी हो जाएगा। थर्ड का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना? यानी इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड बुक किसकी है? ओहलिन की है, बर्टलिन ओहलिन। ठीक है ना? तो थ्री का बी। अब आ जाइए रिविजिंस्की। रिविजिंस्की की बुक है फैक्टर इंडाउमेंट और रिलेटिव कमोडिटी प्राइस। रिविजिंस्की का बुक का नाम क्या है? फैक्टर इंडाउमेंट और रिलेटिव कमोडिटी प्राइस। फैक्टर इंडाउमेंट एंड रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, ये रिविजिंस्की की। क्रेविस की बुक का नाम क्या है भाई? क्रेविस की बुक का नाम है ये वेजेस एंड फॉरेन ट्रेड, मजदूरी और विदेशी व्यापार नामक बुक किसने दी थी? क्रेविस। और बची जो जॉन वेटली हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी रिमार्क्स ऑन करेंसी एंड कॉमर्स, ये इनकी बुक। तो अब मिला लो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। ए ऑप्शन सही है। वन का डी, वन का डी। ठीक है ना? तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ये सारी बुकों का नाम आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन देखिए, ये एकदम शॉर्ट नोट से ही क्वेश्चन आया हुआ है। देखो 99 क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये भी मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है इसमें। अब पूछा है कौन सी थ्योरी किस अर्थशास्त्री ने दिया है। ये बताओ, जेई मीड ने क्या दिया? व्यापार उदासीनता वक्र। ट्रेड इंडिफरेंस कर्व किसने प्रतिपादित किया था? जेई मीड ने। तो पहले का डी हो जाएगा, पहले का डी। व्यापार उदासीनता वक्र किसने दिया? जेई मीड ने। ठीक है। पोजनर की थ्योरी कौन सी है भाई? हैं? पोजनर की थ्योरी कौन सी है? बताइए आप लोग। पोजनर ने क्या दिया था? टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल। बिल्कुल। पोजनर ने क्या दिया था? तकनीकी अंतराल मॉडल। तो दूसरे का ए, दूसरे का ए। इमैनुअल किसने कौन सी थ्योरी दिया था? असमान वितरण, विनिमय। अनइक्वल एक्सचेंज किसने थ्योरी दी थी? इमैनुअल ने। ये सब मैंने शॉर्ट में लिखवाया, शॉर्ट नोट्स में। इमैनुअल ने क्या दिया था? अनइक्वल एक्सचेंज, असमान वितरण, इमैनुअल का। और जगदीश भगवती का आप लोग सभी लोग जानते हो, संतापकारी वृद्धि, इमरसाइजिंग ग्रोथ। तो किसमें मिल रहा है भाई? एक का डी, पहले का डी। तो पहले का डी किसमें है? बी ऑप्शन में भी है और सी में भी है।
और दो का ए, दो का ए, पहले का डी, दो का ए, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। बी जो है करेक्ट आंसर है, बी। ठीक है ना। और थर्ड का बी, थर्ड का बी सही है। फोर्थ का सी, फोर्थ का सी भी सही है। तो इसमें चारों सही में, बी वाले। समझ में आया ना? क्यों भाई, सभी को क्लियर है? चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाला 98 क्वेश्चन बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेपर गोल्ड, यानी कागजी स्वर्ण किसे, किसको जाना जाता है? विशेष आहरण अधिकार को कागजी स्वर्ण बोला जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये तो छोटू क्वेश्चन है। 97 क्वेश्चन आ जाइए, 97। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ वाज द रिजल्ट ऑफ, यानी जो आईएमएफ की स्थापना हुई थी वो किसका परिणाम था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का, यूरोपीय मौद्रिक समझौते का, डरबन समझौते का, गैट का? तो ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसी का परिणाम था आईएमएफ। ठीक है ना। और आईएमएफ के अलावा एक और संस्था बनी थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, कौन सी? वर्ल्ड बैंक। कौन सी बनी थी? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी आईएमएफ के साथ बना था। ठीक है ना। हाँ सर जी यह प्रश्न, हाँ बेटा बताइए। अवधेश क्या पूछ रहे हो बेटा? सर जी ये विश्व बैंक वाला प्रश्न आया हाँ विश्व बैंक वाला अधिकतर आता जीटी रहता में। है। चलिए 96 क्वेश्चन देखिए, 96 बहुत ही आसान है। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं एक्सचेंज रेट वगैरह। एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, यानी ऐसी विनिमय दर जो बाजार शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है, उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल, फॉरवर्ड, नन ऑफ द अबव, स्थिर, लोचशील, अग्रिम? कौन सी? लोचशील विनिमय दर, यानी बी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारण किया जाता है। यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारण जिस विनिमय दर का किया जाता है उसको लोचपूर्ण विनिमय दर या फ्लेक्सिबल विनिमय दर। चलिए अभी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी पढ़ के आ रहे हो। चलो 95 का क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर। सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किसने किया? बताइए भाई, ये सब हमने लिखवाया हुआ है आप लोगों को। कौन किया था? ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया था भाई? टॉसिग ने। किसने? टॉसिग ने। किसने? टॉसिग। तो पहले क्या हो जाएगा? सी। सी कौन? ये सब ए कहां से हो जाएगा भाई? सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त पूछ रहा है, टॉसिग ने दिया था। सब लोग वाइनर वाइनर चिल्ला रहे हो, वाइनर ने थोड़ी दिया था। सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड, डबल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये सब वाइनर ने दिया। समझ में आया कि नहीं? क्यों भाई? टासिग ने इसको दिया था। टासिग ने क्या दिया था? सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त। ठीक है ना। इसको कैसे डिनोट करते हैं? टी बराबर आयात की क्वांटिटी क्यूएम बटे क्यू एक्स इंटू 100, यही तो है सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त। और नेट वाले में क्या होता है? शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त क्या होती है? पीएक्स अपॉन पीएम, निर्यात की कीमत बटे आयात की कीमत इंटू 100। तो ये शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त है, ये सकल। और ये दोनों किसने दिया था? एक अर्थशास्त्री ने, टासिग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 94 क्वेश्चन देखिए, 94 भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। गुस्ताव कैसिल द्वारा प्रतिपादित कौन सा सिद्धांत है? विच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय गुस्ताव कैसिल? पारस्परिक मांग का सिद्धांत, टकसाली समता सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, भुगतान शेष सिद्धांत? तो जो गुस्ताव कैसल थे वो कौन सा सिद्धांत दिया था?
ट्रिपल पी थ्योरी, बिल्कुल परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी दिया था, ठीक ना। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्रय शक्ति समता सिद्धांत दिया था, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो बताएगा समझ रहे हो लेंगे कि समझ रहे हो तुम लोग बीओपी। बीओपी में पढ़ा भी रहा हूँ, एक्सचेंज रेट उसी से बताया भी हूँ अच्छे से। तो आप लोग बताइए, जब भुगतान शेष में घाटा होता है तो विनिमय दर क्या होती है? When there is a deficit in the BOP, then exchange rate would be या will be क्या होगी? हैं? एक्सचेंज रेट क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी कि स्थिर रहेगी कि संतुलित रहेगी, क्या रहेगी? है बेटा? एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी। कैसे भाई? बीओपी में घाटा क्या होता है? बीओपी में घाटे का मतलब है आयात ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ठीक है ना। बीओपी में घाटे का मतलब क्या है? बिल्कुल एकदम सही है, वेरी गुड। बीओपी में घाटे का मतलब क्या है? आयात ज्यादा, निर्यात कम। आयात, आप मंगा ज्यादा रहे हो, मंगाने का मतलब समझते हो ना, ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। भाई किसी दूसरे से सामान लोगे तो उसको आपको कीमत भी तो उसकी देनी पड़ेगी। कीमत किस में दे रहे हो? डॉलर में, यानी भुगतान ज्यादा कर रहे हो। अब भुगतान ज्यादा करने के लिए आप किसकी मांग करोगे? डॉलर की मांग। तो डॉलर की मांग अधिक है, जबकि डॉलर हमारे यहाँ कम है। हम निर्यात कम कर रहे हैं तो डॉलर हमारे पास कम आएगा, यानी डॉलर की पूर्ति कम है, सप्लाई कम है, डॉलर की डिमांड ज्यादा। तो जिस मुद्रा की डिमांड ज्यादा है, मांग ज्यादा है, उसका मूल्य बढ़ेगा कि हमारी करेंसी का मूल्य बढ़ेगा? क्यों भाई? जिस मुद्रा का मांग ज्यादा है उस मुद्रा का क्या हो जाएगा? एप्रिसिएशन हो जाएगा। यानी डॉलर की मांग ज्यादा है तो डॉलर क्या हो जाएगा? एप्रिसिएट हो जाएगा, ठीक है ना। डॉलर क्या हो जाएगा? मूल्य वृद्धि हो जाएगी, और उसकी तुलना में रुपया क्या हो जाएगा? मूल्य ह्रास हो जाएगा, यानी डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन में हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मान लीजिए पहले एक्सचेंज रेट थी 70 रुपए पर डॉलर, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट हो जाएगी 70 रुपए पर, 80 रुपए पर, यानी हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। तो कम कब होगा? जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगी। 70/1 बढ़ा है कि 80/1? 80/1 बढ़ा है। पहले हम $1 के लिए 70 रुपए देने पड़ते थे, अब 80 रुपए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि हमारा बीओपी में घाटा है। समझ में आया ना? क्यों भाई, क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 92 क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार विभिन्न देशों में साधन संपन्नताओं में अंतर का परिणाम, यानी जो ट्रेड है वो रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। कौन सा थ्योरी है ये? हैक्सर ओलिन की थ्योरी। हैक्सर ओलिन क्या करते थे, क्या कहते थे कि जो व्यापार है वो देशों में व्यापार क्यों होता है? क्योंकि दोनों देशों में साधन, जो साधन है, उपलब्धता में अंतर है। साधन उपलब्धता या साधन संपन्नताओं में अंतर के कारण दो देश एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। कहीं लेबर ज्यादा है तो कहीं पूंजी कम है, कहीं पूंजी ज्यादा है तो कहीं लेबर कम। तो उन दोनों में जो अंतर पाया जाता है इसीलिए ट्रेड होता है। तो ये किसने कहा था? हैक्सर ओलिन भाई साहब ने। तो सर 92 का क्या हो जाएगा? डी। 92 का क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया ना? क्यों भाई, सभी को क्लियर है ना? हम्म। चलिए 91 क्वेश्चन देखिए, 91। साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शॉर्ट में सब लिखवाया हुआ है।
हु propounded फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने दिया है, हिक्स ने दिया है, सैमुअल्सन ने दिया है, स्टॉपलर ने दिया है, किंडल बर्जर ने दिया है, सबका नाम मैंने लिखवाया। तो उसमें से कौन सा नाम मिल रहा है? पॉल सैमुअल्सन। सैमुअल्सन के अलावा ये सारे नाम उसमें नहीं है। साधन कीमत समानीकरण, तो साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत किसने दिया था? पॉल सैमुअल्सन। ठीक है ना, और भी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने दिया था, बट इन ऑप्शनों में कौन है? पॉल सैमुअल्सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़। 90 क्वेश्चन देखिए, 90 क्वेश्चन। समीकरण dy बाई डी टी प्लस ए टी वाई बराबर 0 अवकलन समीकरण में कहा जाता है। यानी द इक्वेशन डी टी डी वाई अपॉन डी टी प्लस ए टी वाई बराबर 0 इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं हुआ है आप लोगों को, बट इसका आंसर जो है बी होगा। ठीक है, बी। यानी ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कहा जाता है होमोजीनियस ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑर्डर। देखो यहाँ पे टी लिखा है ना, ये फर्स्ट डिग्री की लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समघातीय प्रथम क्रम रेखीय अवकलन समीकरण। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा। 89 क्वेश्चन देखिए, 89 तो पढ़ाया है मैंने, इनपुट आउटपुट मॉडल आप लोगों को पढ़ाया है। इसका बताइए आप। तकनीकी गुणांक फार्मूला दिया है, टेक्निकल कोफिशिएंट फार्मूला दिया हुआ है, ए आई जे बराबर एक्स आई जे डिवाइडेड बाई एक्स जे। पूछा है एक्स जे क्या है? तकनीकी गुणांक सूत्र में ए आई जे बराबर एक्स आई जे, एक्स जे में एक्स जे क्या है? एक्स जे क्या है? जेएफ सेक्टर का एक्स क्या है? निर्यात। जेएफवें सेक्टर का कुल निर्यात। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, 89 का क्या हो जाएगा? सी। क्यों भाई, समझ में आ रहा है सभी को? बताओ। हाँ बेटा, 89 का समझ में आया? 89 क्या हो जाएगा? सी। बताओ भाई, सभी को क्लियर है? एकदम फार्मूले से। क्या अलग अलग है आंसर बेटा? हैं? रूपम क्या पूछ रहे हो बेटा? समझ में नहीं आया। सर इसमें इंग्लिश वाले में आउटपुट लिखा हुआ है, हिंदी वाले में इनपुट है सी में। इनपुट कहाँ? निर्गत को आउटपुट ही तो बोलते हैं, निर्गत को आउटपुट ही बोलते हैं। तो जेएफ सेक्टर का आउटपुट हो जाएगा। अच्छा, ओके सर। हाँ हाँ, हिंदी में आउटपुट को निर्गत बोलते हैं और इनपुट्स को आगत बोलते हैं। ठीक है ना। तो तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स में एक्स आई जे अपॉन एक्स जे में एक्स जे क्या है? जेएफ सेक्टर का कुल उत्पादन है या कुल निर्गत है या कुल आउटपुट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 88 क्वेश्चन देखिए। रेखीय प्रक्रम को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? हु फर्स्ट डेवलप्ड द लीनियर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्रामिंग को सबसे पहले किसने डेवलप किया था? जॉर्ज दंतजिंग ने, जॉर्ज डेंटजिंग ने। ठीक है, तो 88 का डी हो जाएगा। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन आया हुआ है एमपी में। ठीक है, तो 88 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब 87 क्वेश्चन करना है आप लोग। 87 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मैथमेटिकल। पूछ रहा है कि यदि मांग फलन ये दिया हुआ है, दो x बराबर 200 माइनस पी स्क्वायर। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस p इज इक्वल टू 2। यानी यदि मांग फलन ये दिया हुआ है तो p बराबर 2 पर कीमत पर मांग की लोच क्या हो।
तो आप लोग निकाल लोगे इसको? क्यों भाई, निकाल लोगे हैं? सर आकलन करके निकालना पड़ेगा। मांग की लोच बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा एक्स इंटू एक्स अपान बिल्कुल। पी। तो पी का मान दिया हुआ है और ये एक्स का मान पी का मान रख करके निकाल लेंगे। उसके बाद फिर इसका आकलन करेंगे तब निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा भाई? देखो, मांग की लोच का फार्मूला क्या होता है? ईडी बराबर dx अपॉन dp। यहाँ पे मांग को x से डिनोट किया है ना, तो x लिख। तो dx अपॉन dp इंटू p बाई एक्स, ये है मांग की लोच का फार्मूला। अब हमारे पास क्या है? x दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। देखो p दिया हुआ है, p कितना दिया हुआ है? 2। और x हमें निकालना है। तो x बराबर क्या दिया हुआ है बेटा? 200 माइनस p कितना है? 2, 2 का स्क्वायर। x बराबर क्या हो जाएगा? 200 माइनस 4, x बराबर 196। तो हमने x और p पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए? dx अपॉन dp। dx अपॉन dp यानी अवकलन, यानी जो x मांग फलन दिया हुआ है इसका अवकलन करना पड़ेगा p के रिस्पेक्ट में, कीमत के संदर्भ। तो क्या हो जाएगा? देखो 200 कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? किसी भी स्थिर चर का अवकलन 0 होता है, तो 0 प्लस। ठीक है, अब देखो पी स्क्वायर माइनस ले लो, ये यहाँ माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस लो, माइनस। अब देखो पी स्क्वायर का अवकलन करना है, तो पी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? 2p 2 माइनस, ठीक है ना, 2p 2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? 2 में से 1 घटाओगे क्या हो जाएगा भाई? है बेटा, 2 में से 1 घटाओगे क्या हो जाएगा? 1। तो क्या बचेगा? -2p। तो -2p जो है dx अपॉन dp आ जाएगा। dx अपॉन dp का मान क्या आ जाएगा? -2p। अब ये सारे मान इस समीकरण में मांग की लोच के फार्मूले में रख दो। तो रखो जरा भाई। dx अपॉन dp क्या है? -2p इंटू p क्या है? 2, और x कितना है? 196। क्या हो गया? p कितना है? 2, तो p के जगह पे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये -4 इंटू 2 बट्टे 196। 2 का गुणा 4 से कर दो, कितना हो जाएगा? बराबर के नीचे बराबर, 4 दूनी 8, -8 बट्टे 96, 196। -8 बट्टे 196 कितना हो जाएगा? जल्दी से गुणा भाग करो। -8 बट्टे 196 कितना आ रहा है? 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 चौ 16, 3 4 9 36, -2 बट्टे 49 ये आ रहा है। दिख रहा है सभी को? यानी मांग की लोच क्या आ गई? -2 बट्टे 49। अब जरा ऑप्शन में देखिए, कहीं है -2 बट्टे 49? क्यों भाई, -2 बट्टे 49 कहीं दिया हुआ है? तो क्या इसका आंसर -2 बट्टे 49 होगा? अब देखो एक चीज नोट करके लिख सकते हो आप लोग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आई? -2 बट्टे 49, ठीक है। बट इलास्टिसिटी हमेशा अब्सोल्यूट टर्म्स में ली जाती है। अब्सोल्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? 2 बट्टे 49। तो इसका आंसर 2 बट्टे 49 होगा, न कि -2 बट्टे 49। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? सी विल बी करेक्ट आंसर। कभी भी इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी खुद मांग की लोच निकाल रहे हो ना, तो मांग और कीमत में खुद ऋणात्मक संबंध होता है। तो हम माइनस पहले से ही वो है, निगेटिव रिलेशनशिप है। इसलिए हम लोग इलास्टिसिटी का जो भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, ना कि निगेटिव आया तो निगेटिव ही इलास्टिसिटी हो जाएगी। समझ में आया ना? तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान लिया जाता है इलास्टिसिटी में, न कि ऋणात्मक वाला। क्यों भाई, सभी को क्लियर है? बताओ, समझ में आया?
हाँ बेटा। अवधेश समझ में आ रहा है? दिव्या समझ में आ रहा है सभी को? बताओ भाई, ये वाला सभी को क्लियर है ना? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 87 हो गया। अब 86 क्वेश्चन देखिए। 86 क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन। बहुत लोग इसमें डी आंसर लगा के चले आएंगे 87 में, क्योंकि -2/49 आया। तो कंफ्यूजन करने के लिए देखो, माइनस प्लस दोनों वाले आंसर दिए हुए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन कुल मिला के। अब देखिए 86 क्वेश्चन करना है आप लोगों को। 86 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है, मैट्रिक्स पढ़ाया हुआ है। देखो दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें पूछ रहा है ए का इनवर्स निकालिए, प्रतिलोम आव्यूह पूछ रहा है। ए आव्यूह दिया हुआ है और ए का इनवर्स मैट्रिक्स पूछ रहा है, प्रतिलोम पूछ रहा है। तो प्रतिलोम कैसे निकालते हो भाई? ए का इनवर्स कैसे निकालोगे? ए मैट्रिक्स का प्रतिलोम कैसे निकालोगे? ए इनवर्स, ए का विपरीत कैसे निकालोगे? उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला क्या है भाई? एडजॉइंट ऑफ ए, यानी हमें ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और फिर उसके अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और तब हमें जाके भाग कर देंगे दोनों का, तो हमें पता चल जाएगा ए इनवर्स। क्या पता चल जाएगा? ए इनवर्स। यानी प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालने का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी ए आव्यूह का सारणिक निकालना है और ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो जरा मैट्रिक्स क्या दी हुई है? मैट्रिक्स ए दी हुई है 3 1 4 2, ये मैट्रिक्स दी। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल। डिटर्मिनेंट को डांडी के बीच में लिखते हैं, दो डंडी के बीच में अगर लिखें तो डिटर्मिनेंट कहा जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? तिर्यक गुणा कर दो, तो ये 4 दूनी 6 और -4 एकम 4, 6 में से 4 घटाओ 2, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 2। डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 2। एडजॉइंट कैसे निकालते हो भाई? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हो? इसके लिए भी बहुत सारे नियम हैं, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ती है, बट एक आसान भाषा में एक फार्मूला है, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, इसको वर्ग आव्यूह बोलते हैं। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाई हुई है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सबसे बड़ा फार्मूला बढ़िया है, डी माइनस बी माइनस सी ए, ये फार्मूला है। यानी ए बी सी डी ये 4 हैं, तो डी एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए डी सबसे पहले। तो डी क्या है बेटा? ए बी सी डी, तो क्या है ये? डी 2 है। डी क्या है? 2, ठीक है। और माइनस बी, बी क्या है? 4, तो क्या है? -4 हो जाएगा। और माइनस सी -1, और डी क्या है? डी क्या है भाई? 2। कहाँ है यार? ए है ना ये, डी माइनस बी माइनस सी ए क्या है? 3। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया आपका, एडजॉइंट ऑफ ए। अब जल्दी से ये दोनों मान जो है फार्मूले में रख दीजिए। कौन से फार्मूले में? इस वाले। तो डिटर्मिनेंट कितना आया था? 2, तो 1/2 ले लो गुणा ये मैट्रिक्स रख दो वहां पे, 2 -1 -4/3, /3 नहीं है, बटा नहीं लिखना है, ठीक है ना? चलिए करिए भाई। तो 1/2 का गुणा 2 में करोगे तो 1/2 गुणा 2 मतलब 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा।
ठीक है। फिर 1/2 का गुणा 1 से -1 से करोगे क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है ना, क्यों भाई, -1/2 ही आएगा। हाँ, अब फिर 1/2 का गुणा -4 से करोगे क्या आ जाएगा, -2 आएगा ना। हाँ, -2, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, -2 बचेगा। अब 1/2 का गुणा 3 से करोगे क्या आ जाएगा, 3/2। तो ये आपका प्रतिलोम मैट्रिक्स आ गया। ये आपके क्या आ गई, प्रतिलोम मैट्रिक्स, प्रतिलोम आव्यूह आ गया ये। तो देखो चारों ऑप्शन में कहीं ये संख्याएं मिल रही हैं, 1 -2, 1 -2, -1/2, 3/2, सी में मिल रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों भाई, सभी को समझ में आ रहा है, बताइए। हाँ बेटा, सभी को क्लियर है। हाँ भाई, दिव्या समझ में आ रहा है आपको, अवधेश, रूपम, क्लियर है ना। चलिए, वेरी गुड। चलिए 85 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 85। 85 कह रहा है ए और बी दिया हुआ है, ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है, A+B पूछ रहा है। तो ए और बी दिया हुआ है मैट्रिक्स, दोनों को जोड़ दो, A+B निकल आएगा। तो कैसे जोड़ोगे भाई, क्या होगा इसका आंसर है, 85 का क्या होगा, सी। अरे 2 और 3, 2 और 3 5, और 0 और 6 6, 5 और 4 9, और 6 और 1 7। तो यही में तो मिल रहा है 5 6 9 7। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, क्यों भाई, क्लियर है, बताओ। हाँ बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन क्या है, 1963। 1963 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, स्थिर है, स्थिर चर है। और स्थिर संख्या का अवकलन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब 83 क्वेश्चन आ जाइए, 83 क्वेश्चन, 83। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन व्हेन एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज दिस एंड x बराबर 4 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन। यानी क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि औसत लागत फलन इतना दिया हुआ है और x बराबर 4 उत्पादन की मात्रा दी हुई है, तो सीमांत लागत क्या होगी, ये पूछ रहा है। आप लोग सभी लोग जानते हो कि सीमांत लागत क्या होती है भाई, हैं? सीमांत लागत कैसे निकालते हैं हम, कुल लागत से। बिना कुल लागत के सीमांत लागत नहीं निकाल सकते। तो सीमांत लागत को निकालने के लिए हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन चाहिए, कुल लागत फलन चाहिए, कुल लागत फलन चाहिए, टीसी चाहिए। और टीसी होगा तभी एमसी निकलेगा, सीमांत लागत। तो ये बताइए, टीसी बराबर, टीसी और एसी का संबंध क्या है, एसी कैसे निकालते हैं हम लोग, औसत लागत कैसे निकालते हैं, टीसी अपॉन क्यू। टीसी में जब हम उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एसी। बट यहाँ पे उत्पादन की इकाई एक्स से डिनोट आई, तो यहाँ अपॉन में एक्स लिख दो, ठीक है ना। टर्म क्या यूज किया गया है, एक्स, तो यहाँ एक्स लिख दो। तो टीसी अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, औसत लागत। अब यहां से टीसी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स उधर चला जाएगा, यानी एसी इंटू एक्स टीसी होता है। कुल लागत बराबर क्या होती है, औसत लागत गुणा उत्पादन की इकाइयां।
ठीक है ना। तो चलिए टीसी बराबर क्या हो जाएगा, टीसी बराबर औसत लागत क्या दिया हुआ है 100 माइनस 2x माइनस 0.5x² और x ठीक है गुणा x, ये ब्रैकेट में। अब x का गुणा इन सब में करो, तो 100 का गुणा x से करोगे क्या हो जाएगा 100x माइनस 2x का गुणा x से करोगे 2x² माइनस 0.5x² का गुणा x से करोगे क्या हो जाएगा माइनस 0.5x⁻³ क्योंकि x एक और मिल गया ना। तो ये कुल लागत फलन मिल गया हमें, क्या मिल गया कुल लागत फलन। अब हमें एमसी निकालना है, सीमांत लागत निकालनी। क्या निकालनी है सीमांत लागत। और सीमांत लागत कैसे निकलती है, कुल लागत का डिफरेंशिएशन कर दो, यानी DTC अपॉन DX, यानी चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q या चेंज इन X, यही तो होता है सीमांत लागत। तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो हमें सीमांत लागत मिल जाएगी। तो 100 का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 100 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4x, अब माइनस 3 पच्चे 15 माइनस 1.5 और x²। तो ये आपका सीमांत लागत फलन मिल गया। सीमांत लागत फलन क्या निकला 100 माइनस 4x माइनस 1.5 अब x का मान क्या है, x का मान क्या दिया हुआ है 4, तो x बराबर 4 रख दो तो सीमांत लागत पता चल जाएगी। तो 100 माइनस 4 गुणा 4 माइनस 1.5, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 100 माइनस 4 चौक 16 माइनस 15 क्या हो जाएगा 16 एकम 16 और 16 का आधा 8, 16 8 24। तो 100 माइनस 24 से 16 कितना होता है 30, 10 40, यानी 60 आ जाएगा। यानी सीमांत लागत कितना आया 60। ऑप्शन में कहीं 60 दिया हुआ है, क्यों भाई ऑप्शन में कहीं 60 दिया हुआ है सीमांत लागत, बताइए आप लोग है बेटा, नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है सही, ये क्वेश्चन का नंबर सबको मिलेगा, ठीक है ना, या क्वेश्चन हटा दिया जाए। क्लियर है आप लोगों को, क्यों भाई, हाँ बेटा बताओ भाई सभी लोग, क्लियर है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 82 क्वेश्चन देखिए, 82 क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन पढ़िए जरा आप लोग। क्या लिखा है, एक फलन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, अब पूछा है किस घात का समीकरण। तो किस घात का समीकरण है भाई, हैं किस डिग्री का समीकरण है बताइए। यानी x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ समीकरण किस घात का समीकरण है, तीसरी घात का समीकरण, क्यूब इक्वेशन है। भैया ये हाई स्कूल क्या 8th में पढ़े होगे आप लोग, कक्षा 8 का सवाल है, ठीक है कक्षा 8 का सवाल या कक्षा 7 का सवाल। क्यूब इक्वेशन इसको बोलते हैं, जब किसी भी समीकरण में सबसे बड़ी घात 3 हो तो उसको बोलते हैं क्यूब, तीसरी घात का। अगर सबसे बड़ी घात 2 हो तो उसको द्विघातीय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, अगर घात 1 हो तो उसको रेखिक समीकरण बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसी में अगर x3 को हटा दो, x की पावर 3 को हटा दो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी समीकरण, द्विघातीय समीकरण बन जाएगी। अगर x³ के साथ 3x² भी हटा दो तो क्या बचेगा 5x प्लस 3, तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी समीकरण, रेखीय समीकरण हो जाएगा। बट सब साथ में क्या हो जाएंगी तीसरी घात का। समझ में आया ना, क्यों भाई समझ में आया।
हाँ चलिए 81 क्वेश्चन देखिए, किसी चर राशि के पदों में दिया गया गणितीय व्यंजक उस राशि का क्या कहलाता है? यानी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन इन द टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है भाई? फंक्शन, रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको? फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, या फिर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ये इनवर्स फंक्शन है, ये डायरेक्ट फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे कीमत क्या है? वेरिएबल है। कीमत क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पे लिखी, यानी कीमत बदलेगा तो डिमांड भी बदलेगी। यानी मांगी गई मात्रा किसका फलन? कीमत का फलन, जो कि वेरिएबल चर है। ये हम लोग मांग फलन इसको बोलते हैं ना, मांग फलन, सिंपल शब्द, ये फलन है। चलिए 80 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कल ही पढ़ा रहे हैं, कल ही पढ़ा के आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्राचलिक परीक्षण है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, कल हमने पैरामीट्रिक लगभग बता दिए थे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट क्या है? पैरामीट्रिक। बट जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये गैर प्राचलिक परीक्षण है। अभी इसको पढ़ाएंगे हम, काई स्क्वायर को। ठीक है ना, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, 80 का सी। चलिए 79 क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। परिकल्पना परीक्षण में सही शून्य परिकल्पना को खारिज कर देने की त्रुटि को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द एरर ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस? जब कोई सही चीज को आप गलत ठहरा दो तो उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। कोई भी सही चीज को आप कह दो ये गलत है, तो भैया उसको स्टैट्स में, सांख्यिकी में बोलते हैं टाइप 1 एरर, पहली प्रकार की त्रुटि। और कोई भी गलत चीज को आप एक्सेप्ट कर लो, कोई भी गलत चीज को आप एक्सेप्ट कर लो तो उसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। तो दोनों बहुत खतरनाक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, आप नेट वोट का एग्जाम दीजिए तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी खतरनाक है सबसे ज्यादा। खतरनाक तो दोनों है ना भाई। अब सही चीज को गलत साबित कर देना, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है ना। कोई भी सही चीज है, तुम कह रहे हो नहीं गलत है भाई, तो टाइप 1 एरर है, ये भी खतरनाक है। और कोई भी गलत चीज है, गलत फार्मूले से वैक्सीन बना रहे हो और उसको एक्सेप्ट कर ले तो पूरे लोग मर जाएंगे ना भाई, तो टाइप 2 एरर है, वो तो और ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, इसका एग्जांपल कोविड वाले समझ सकते हो। कोविड में एक वैक्सीन बनी जो गलत मेथोडोलॉजी से, गलत तरीके से बनी, गलत चीजों से बनी, तो गलत चीज है उसको सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर है, उससे बहुत लोग मर सकते हैं। लेकिन कोई रसिया वसिया बहुत अच्छी वैक्सीन बनाए हैं, लेकिन बहुत सारी सरकारें हैं ना एक दूसरे से हेल्प अपनी वैक्सीन बनाना चाहती हैं, तो सही चीज को अपने यहाँ एक्सेप्ट नहीं करती, कहती हैं ये गलत बनाया हो, तो टाइप 1 एरर है, वो भी बहुत खतरनाक। भाई गलत, सही चीज को गलत साबित कर दो तो भी अच्छा नहीं है ना, और गलत चीज को एक्सेप्ट कर लो वो भी अच्छा नहीं है। तो दोनों एरर जो है बहुत खतरनाक, समझ गए ना। तो ये कौन सा एरर है? टाइप 2 एरर है ये। क्यों भाई, क्लियर है सभी को? बताइए। हाँ बेटा, टाइप 1 एरर। तो यहाँ पे देखो दिया है ना, सही चीज को गलत साबित कर देना। गुड। चलिए 78 क्वेश्चन देखिए, ये भी पढ़ा के आ रहे हैं अभी हम आप लोगों को डिस्पर्जन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी वगैरह में भी आता है ये क्वेश्चन। पूछ रहा है हिंदी में, तो पता नहीं क्या लिखा है, हमें हिंदी में तो प्रश्न ही नहीं समझ में आया। इंग्लिश में लिखा हुआ है द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अपकिरण की मापों में
विच इज द लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। अपकिरण की मापों में ऐसा कौन सा माप है जो चरम मानों से सबसे कम प्रभावित होता है? चरम मानों से सबसे कम प्रभावित होता है, कौन है? QD, क्वार्टाइल डेविएशन। चतुर्थक विचलन एक ऐसा अपकिरण की माप है जो सबसे कम प्रभावित होता है किससे? एक्सट्रीम वैल्यू से, चरम मूल्यों से, सीमांत मदों से। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत प्रभावित होता है, ठीक है, स्क्यूनेस भी प्रभावित होता है, वेरिएंस, अब स्टैंडर्ड डेविएशन प्रभावित होता है तो वेरिएंस भी होगा ही होगा। और वहीं रेंज, अपकिरण की माप में रेंज भी आता है ना, विस्तार, विस्तार सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। वहीं मीन डेविएशन भी है, माध्य विचलन थोड़ा कम प्रभावित होता है, लेकिन सबसे कम प्रभावित कौन होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में? क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 78 का बी। 78 का क्या हो जाएगा? बी। क्यों भाई, क्लियर है? बताइए, समझ में आया? चले आगे। अब 77 बढ़ते हैं। 77 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग। 77 क्वेश्चन है, कॉल श्रेणी विश्लेषण में स्वसहसंबंध फलन को दर्शाने के लिए विशेष रूप से किस प्लॉट का उपयोग किया जाता है? इन द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज which plot is typically used is visualize the autocorrelation function, histogram, QQ प्लॉट, ACF प्लॉट और स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट। क्यों भाई, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? टाइम सीरीज अभी पढ़े नहीं है हम लोग, बट इसका आंसर बता सकते हो आप लोग, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्यों भाई, कौन बताएगा? एनीवन? काजल, रूपम, दिव्या, अवधेश, बताओ भाई। प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। सहसंबंध को सर हिस्टोग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है, तो उस हिसाब से अगर गैस लगाए तो हिस्टोग्राम हो जाएगा। सहसंबंध नहीं है, स्वसहसंबंध है। सहसंबंध कोरिलेशन को बोल, यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन है, स्वसहसंबंध, ठीक है ना? तो थोड़ा सा शब्दों पर विचार करिए। हम लोग ऑटो कोरिलेशन पढ़े हैं इकोनोमेट्रिक्स में। स्वसहसंबंध, स्वसहसंबंध को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, विक्षेप चित्र बनाते थे। अगर इस तरह का है तो धनात्मक सहसंबंध होता था, और इस तरह का है तो ऋणात्मक सहसंबंध होता था। अगर छिन्न भिन्न है तो नो ऑटो कोरिलेशन। इस तरह की चीजें हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ना। तो वो था विक्षेप चित्र द्वारा, वो क्या था? विक्षेप चित्र द्वारा हम लोग दिखाते थे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला है। यहाँ पर फलन की बात हो रही है, यहाँ पर फलन की बात हो रही है, यानी काल श्रेणी विश्लेषण में स्वसहसंबंध फलन। यहाँ पर प्लॉट दर्शाने की बात नहीं, फलन को दर्शाने के लिए किस प्लॉट का उपयोग किया जाता है? ऑटो स्वसहसंबंध फलन, यानी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बनाया जाता है। फलन भाई, फलन को दिखाने के लिए फलन ही बनाया जाएगा ना, ऑटो कोरिलेशन फलन बनाया जाएगा। तो ऑटो कोरिलेशन फलन को शॉर्ट में बोलते हैं ACF, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ACF प्लॉट किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। समझ में आया ना? क्यों भाई, क्लियर हुआ? देखो प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। हाँ, क्यों भाई दिव्या, समझ में आ रहा है? हाँ, उसी में उत्तर छुपा हुआ है। चलिए 76 क्वेश्चन देखिए, 76 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन कह रहा है काल श्रेणी विश्लेषण में स्थिरता का अर्थ क्या है? व्हाट डज
stationarity refer to in the context of time series analysis। टाइम सीरीज एनालिसिस के संदर्भ में स्टेशनरिटी का मतलब क्या है, यानी स्थिरता का मतलब क्या है। कोई भी सीरीज स्टेशनरी होगी या नहीं होगी, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी शर्त क्या है कि उस सीरीज का जो मीन और वेरिएंस है, यानी कोई भी सीरीज स्टेशनरी होगी, स्थिरता होगी, स्थिर होगी, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी दो शर्तें हैं। पहली तो उस सीरीज का जो माध्य है, मीन, वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरा वेरिएंस, प्रसरण क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो ऐसी सीरीज जिसका माध्य और प्रसरण स्थिर हो समय के साथ, ओवर टाइम, समय के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी सीरीज या स्थिरता सीरीज। स्थिरता का यही मतलब, यानी श्रृंखला में माध्य और विचलन समय के साथ स्थैतिक है। तो यहाँ पे विचलन लिखा है, जबकि वेरिएंस को प्रसरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझ में आया? क्यों भाई, सभी को क्लियर है, बताइए। हाँ बेटा। तो आज हम लोग और क्वेश्चन एक कर ही लेते हैं। हाँ, 75 क्वेश्चन देखिए, 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है आप लोगों को, इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ाया हुआ है। इसका आंसर आप लोग बताइए कि रैखिक प्रतिगमन मॉडल में गास मार्को सिद्धांत क्या प्रदर्शित करता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, व्हाट डज द गॉस मार्को थ्योरम स्टेट। गास मार्को थ्योरम लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या बताता है, ओएलएस अनुमानक अधिकतम संभावना अनुमानक है। ओएलएस आकलक जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, नहीं। कतिपय परिस्थिति में ओएलएस अनुमानक ब्लू होता है, बिल्कुल। गास मार्को थ्योरम क्या बताता है, ब्लू को बताता है। अब ब्लू की कुछ कंडीशन होती हैं। ब्लू क्या होता है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है ना। ब्लू, BLUE, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, ई एस्टिमेटर है। तो देखो, ओएलएस एस्टिमेटर इज ब्लू अंडर सर्टेन कंडीशन, तब वो ब्लू होंगे। यानी कतिपय परिस्थिति में, यानी कुछ शर्तों के साथ ओएलएस अनुमानक जो हैं, जो आकलक हैं, वो ब्लू होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये पढ़ाया हुआ है, क्यों भाई, याद आ रहा है कि नहीं, बताइए। समझ में आया ना, गुड। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं हम लोग, 25 क्वेश्चन हो गए हैं।